अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ब्रिस्बेन में इस वक्त फंसी हुई दिखाई दे रही है। बहुत मुश्किलात से दो चार है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्योंकि जो सूरत हाल है इस वक्त ब्रिस्बेन में जारी सीरीज के पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए अब भी 276 रन दरकार हैं और उसकी 7 विकेटें बाकी हैं। इस टेस्ट मैच में इब्तिदा से ही ऑस्ट्रेलिया ने कमांड हासिल की। पहले पाकिस्तान ने बैटिंग की थी, 240 रन स्कोर किए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त बैटिंग की, 580 रन स्कोर किए। पहले दिन ही उन्होंने 312 रन स्कोर किए थे 1 विकेट के नुकसान पे। वही मैच का रिजल्ट काफी हद तक सामने आ गया था, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने फिर बैटिंग की, जबरदस्त बैटिंग रही। दोनों ओपनर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 580 रन स्कोर किए। पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी लीड हासिल करने में कामयाब हुए। जब तीसरे दिन का आज खेल खत्म हुआ तो 64 रन पे पाकिस्तान ने 3 विकेटें गंवा दी थी और अब भी 276 रन दरकार है पाकिस्तान को इस मैच में वापस आने के लिए, यानी कि इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए। बहुत मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि जो मैं देख रहा था उसमें रेटिंग 98.9% ऑस्ट्रेलिया मैच जीत रहा है, 0.1% पाकिस्तान की कामयाबी के इम्कान है और 0.1% मैच के ड्रॉ होने के इम्कान है। तो इसका मकसद है पाकिस्तान की अगर ये मैच बचाने में कामयाब हो गया तो किसी मौजज़े से कम नहीं होगा। खैर, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, इसी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक टॉप ऑफिशियल जो काफी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद ने इस्तीफा दे दिया। सुभान अहमद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लाजिम व मलजूम समझे जाते थे। आईसीसी की मीटिंग हो या जहां भी हो वो जाया करते थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस तरह की खबरें आ रही थी कि शायद वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं चल रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दीगर ऑफिशियल्स के साथ। उन्हें साइड लाइन किया हुआ था। वसीम खान इस वक्त ताकत का महवर दिखाई देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में, और अगर ताकत का महवर दिखाई देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो मिसबाह-उल हक। एक वसीम खान मिनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एक मिसबाह-उल हक मिनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। दो आदमी चला रहे, एक और एक 11 पूरी टीम बन गई है। बाकी क्रिकेट बोर्ड के लोगों को चाहिए कि शायद वो छोड़ के चले जाएं। इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी, कोई एक बड़ी दिन के बाद अच्छी खबर दिखाई दी, 3 रन से हम जीतने में कामयाब हो गए। ये तमाम इशूज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त फास्ट बॉलर, इसके साथ साथ आज भी जो है कोई मौका नहीं छोड़ते अगर कहीं मौका उन्हें दस्तयाब हो जाए खेलने का। क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट कमेंटेटर अब्दुल रऊफ मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब। वालेकुम सलाम नसीम भाई। रऊफ भाई, मैं ये देख रहा हूँ कि पहले हमने T20 सीरीज के अंदर जो है वो साइड मैच बड़ा जबरदस्त खेला, ऐसा लगा था जीत जाएंगे, फिर वन साइडेड T20 सीरीज हार गए। अब टेस्ट सीरीज में पहले मैच में सब स्कोर कर रहे थे, जो साइड मैचेस थे उसमें परफॉर्मेंस देखे, असद शफीक की सेंचुरियां दिखाई दे रही है, बाबर आजम रन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेस्ट मैच आया तो क्या हो गया? देखिए, सारी गेम है प्रेशर की, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम के इस वक्त के प्लेयर्स हैं वो सही तौर पे इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे। अभी जो रिसेंट पास्ट में आप देखें कि जो श्रीलंका के साथ सीरीज़ हुई है उसमें भी पाकिस्तान की टीम 3 जो 20 मैचेस हैं वो श्रीलंका जैसी एक तीसरे दर्जे की टीम से हार चुकी थी। और उसके बाद जो वनडे सीरीज़ हुई है उसमें भी कोई बहुत ही खातरखा, कोई आप इसको एक वन साइडेड नहीं कह सकते कामयाबी, उसमें भी थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था पाकिस्तान को। मगर यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ है उसमें तो ये एक्सपेक्टेड किया जा सकता था कि इसी किस्म के रिजल्ट आएंगे। जिस तरह की आपने बात की कि जो साइड मैचेस होते हैं, तो साइड मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादातर कोशिश की है कि अपने उन यंगस्टर्स को चांस दे जिनको इससे पहले उन डोमेस्टिक और जो क्लब लेवल है वहाँ पर तो परफॉर्मेंस की थी, मगर उनको इंटरनेशनली कोई इस तरह का एक्सपोजर नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा यंगस्टर्स वहाँ पर ट्राई करें। तो जब आप एक इंटरनेशनल साइड के खिलाफ अपने यंगस्टर्स को खिलाएंगे तो उसमें जो इंटरनेशनल साइड होती है, मैच्योर प्लेयर्स होते हैं, उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। तो इसी वजह से आपने देखा कि पाकिस्तान ने वहाँ पर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। मगर जैसे ही जो ओरिजिनल सीरीज़ थी जो ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरी, तो उसमें पहले तो उनको वाइट वॉश हुआ T20 में, और उसके बाद जो अभी टेस्ट सीरीज़ में उनकी परफॉर्मेंस है वो भी आपके सामने है। वैसे ओवरऑल देखें तो क्या ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग होती है? आपने ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेली। ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग होती है कि साइड मैच जरा थोड़ा सा इजी भी लेके खेलते ताकि सामने वाली टीम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस जो है। असद शफीक आउट ही नहीं हो रहे थे। बाबर आजम की आप परफॉर्मेंस देखें, शान मसूद जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे, हारिस सोहेल ने रन कर दिए थे, एकदम से सारे फ्लॉप हो गए। देखिए, जो उनके मेन स्ट्रीम बॉलर्स हैं वो कोई भी उन्होंने उसको इस जो साइड मैचेस हैं उसमें चांस नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन जो टीम है उनके जो स्टार्क हैं जिस तरह के हैजलवुड हैं, और उसके बाद जो
कमिंस हैं, 3 उनके टॉप लेवल के फास्ट बॉलर्स हैं और नेथन लाइन उनके ब्रेक बॉलर्स हैं, उन पे ही वो रिलाई कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो आपने नहीं देखा कि किसी भी उन्होंने मेन स्ट्रीम लाइन के बॉलर को साइड मैच में चांस दिया। तो यही वजह थी कि जो उनके तीसरे दर्जे के क्लब के बॉलर थे ज़्यादातर उन्होंने वहाँ पे उनको ओब्लाइज किया और उनके खिलाफ पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर थी। मगर जैसे ही पाकिस्तान की टीम उनकी मेन जो स्ट्रेंथन टीम थी, जो उनकी मेन टीम थी, उसके खिलाफ मैदान में उतरी है, तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन है वो एज़ यूजुअल वो उसको एक्सपोज हो गई है उनके खिलाफ बड़े बुरे तरीके से। और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो एक इनिंग की शिकस्त की सूरत हाल है पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान क्रिकेट को देख कर रहे हैं आप रूफ, जिस दौर में आप क्रिकेट खेला करते थे टीम में 3-3, 4-4 ऐसे बॉलर थे कि जो एक स्पेल करके भी सामने वाली टीम को बैकफुट पे ले आता था। अब 20 आउट करने वाले बॉलर दिखाई नहीं दे रहे हमारे पास। वाब रियाज मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आमिर मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, यानी जो अपनी मर्जी से खेलना चाहता है, जिस तरीके की क्रिकेट खेलना चाहता है। और फिर जो यंगस्टर है, कौन उन्हें ग्रूम करेगा, कौन बताएगा नसीम शाह, मूसा खान तुम्हें यहाँ गेंदें करनी है, वकार यूनुस क्या कर रहे हैं? देखिए, आप किसी भी जो इंटरनेशनल लेवल पर टीम के साथ कोचिंग पैनल होता है, आप उसको मोर्द इल्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं ठहरा सकते। इस पे जो जितना भी जिम्मेदारी आती है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अमले पर आती है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक है उस पर आता है। आप कभी भी पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम या किसी भी इंटरनेशनल लेवल की टीम पर लड़कों को ग्रूम या डेवलप नहीं कर सकते। डेवलपमेंट हमेशा आपकी होती है नीचे लेवल पर, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, और आपकी फर्स्ट क्लास लेवल पर डेवलपमेंट होती है। मगर क्योंकि हमारा बदकिस्मती से कल्चर ये है कि जहाँ पर पैसा आ जाता है वहाँ पर जितने भी आपके सुपरस्टार्स हैं या बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं वो उधर ही भागते हैं। जहाँ पर पैसा नहीं होता वहाँ पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता। तो सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान क्रिकेट की जो बर्बादी की है वो ये है कि जहाँ पर पैसा नहीं है वहाँ पर कोई जा नहीं रहा, और जो विजनरी लोग हैं, जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास विजन है, जिन्होंने प्रमोट किया पास्ट में पाकिस्तान की क्रिकेट को, उनको उन्होंने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। देखिए, अगर आप पाकिस्तान टीम में आकर किसी बॉलर को नहीं सिखा सकते कि ये करना है, या बैट्समैन को नहीं सिखा सकते कि आपने इस तरह की बैटिंग करनी है। अगर आपने ये काम करना है तो आपके पास, जब आप किसी भी प्लेयर को पाकिस्तान की टीम में लेते हैं तो उसके 50 या 60 या 70 या 100 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले होते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि जो अपने हाईएस्ट ऑफिशियल हैं, जो आपके विजनरी लोग हैं, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजे, ताकि जहाँ पर वो 50, 60 या 70 मैचेस खेल रहे हैं बैट्समैन या बॉलर्स खेल रहे हैं, वहाँ पे उनको प्रॉपरली ग्रूम किया जाए और उसके बाद उनको पाकिस्तान टीम में लेके आया जाए। अब जितने भी जो पाकिस्तान के जिम्मेदार हैं क्रिकेट चलाने के, या जितने भी टॉप स्टार्स हैं आपके, वो नीचे कोई भी काम करना उसमें पसंद करता ही नहीं है। वो सब के सब आकर जुड़ना चाहते हैं पाकिस्तान टीम के साथ, क्योंकि वहाँ पर पैसा है और पैसा हासिल करना उनकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद है। पाकिस्तान क्रिकेट की डेवलपमेंट की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आपने अभी जो रिसेंट डोमेस्टिक क्रिकेट देखी है वो बिल्कुल तबाह स्ट्रक्चर है, हर साल उसमें नई नई चेंजिंग हो जाती हैं। उसको एक इन्होंने रोलिंग स्टोन बनाया हुआ है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आपने अपनी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को इतनी दफ़ा चेंज किया हो, उसके साथ इस तरह बुरा सलूक करें, और एंड ऑफ द डे फिर उसकी सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो नेशनल टीम पर डाल दी जाती है कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे। जब तक आप किसी भी इमारत की बुनियाद ही सही तरीके से नहीं रखेंगे तो फिर ऊपर से आप उससे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो कितना लंबा वो सर्वाइव कर सकती है। रूप मैं आता हूँ, अभी डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी आपसे बात करनी है, बड़े अरसे बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है। मैं डोमेस्टिक पे भी बात करनी है, कुछ मिसबाह-उल-हक के हवाले से भी बात करूँगा। इस वक्त मैं पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ। जो हमारा टैलेंट है इस वक्त, हमारे पास कोई एक स्टार दिखाई नहीं देता। बाबर आजम को हम अभी से अगर कहते हैं ये हमारा स्टार है, हमने ऐसे बहुत सारी उमर अकमल, अहमद शहजाद, पता नहीं कितने बना के जो है ना वो स्टार खत्म कर दिए। अभी आपके पास कोई एक स्टार दिखाई नहीं दे रहा, अभी कोई एक ऐसा खिलाड़ी दिखाई नहीं दे रहा जो मोटिवेशन फैक्टर हो इस टीम के लिए। तो हमारी क्रिकेट कहाँ खड़ी है? देखिए, ये भी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। देखें, आप ऑस्ट्रेलियन की टीम देख लें, आप साउथ अफ्रीकन देख लें, आप इंग्लैंड की टीम देख लें, आप इंडिया की टीम उठा के देख लें, दुनिया में कहीं नहीं होता कि आपने 5-6 लोग चेंज कर दिए, नया कोच आया उसने 10 बंदे लेके आ गया अपनी मर्जी के। आप इंटरनेशनल क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट, कोई भी क्रिकेट हो, आप कोई किसी भी टीम को आप इस तरीके से चलाते हैं कि जब आपके जो मैच्योर प्लेयर होते हैं उनके साथ साथ आप जो यंगस्टर्स होते हैं आप टॉप क्वालिटी के, उनको आप 1 या 2 को तैयार करते हैं रिप्लेसमेंट पे। अगर आपके फास्ट बॉलर्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं 3 हैं, तो आपको उनके साइड पे जो यंगस्टर्स हैं डेवलपमेंट उनको डेवलप करना पड़ता साथ रख के। उसके बाद जो आपके बैट्समैन होते हैं, इसी तरह आपको ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर्स हैं, नंबर 6 के बैट्समैन हैं, उनको भी
साथ रख के डेवलप करना होता है। कैप्टनशिप की डेवलपमेंट भी इसी तरीके से होती है। मगर हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा उस पॉलिसी ऐसी चल रही है कि जिसमें हम ज़्यादातर हम एकदम ही हम सब सारी सिस्टम चेंज कर देते हैं। तो जो नए लड़के होते हैं वो किसी भी जगह पे उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है परफॉर्म करना। तो फिर इस तरह रिजल्ट इस तरह सामने आता है कि आप लगातार 3 मैचों की सीरीज वाइट वॉश हो जाते हैं, वनडे में भी, 20 क्रिकेट में भी, टेस्ट क्रिकेट में भी। अगर ये डेवलपमेंट का काम आपने पिछले 10 या 20 साल में प्रॉपरली किया होता है, या मिसबा जिस तरह पाकिस्तान के कैप्टन 10 साल रहे हैं, तो 10 साल में मुझे आपको बताएं, मैं आपको मेरी जो क्रिटिसाइज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पे, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो किसी भी सही बात का जवाब नहीं देते। वो समझते हैं कि ये हम पे सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं और ये हल नहीं देते। मैं अब उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे पूछता हूँ कि मिसबा आपका 10 साल कैप्टन रहा, मुझे ये बताएं कि मिसबा ने टेस्ट सीरीज में सईद अजमल को 10 साल ओब्लाइज किया, उसके बाद उसने अब्दुल रहमान को ओब्लाइज किया, लेफ्ट आर्म स्पिनर था, उसके बाद उसने जुल्फ़कार बाबर को ओब्लाइज किया। 3 स्पिनर्स हैं और तीनों की बिल तरतीब उम्रें हैं 44 साल, 43 ईयर्स, 42 ईयर्स। अब मुझको आप बताएं कि आप भी इस फील्ड में इतने अरसे से काम कर रहे हैं, क्या मिसबा की ये ड्यूटी नहीं थी कि 10 साल में वो इन 3 जो सीनियर 3 क्रिकेटर्स हैं उनकी जगह पे कोई 2-3 ऐसे स्पिनर साथ रखे, उनको भी ग्रूम करता, ताकि वो अगर 10 साल के बाद इनकी ये एक्सपायर होते हैं तो उनकी जगह पे ये नए लड़के पाकिस्तान टीम में इंडल्ज हो जाते हैं और वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते हैं और तैयार हो चुके होते हैं। अभी क्या है ना, हमारे पास अब देखें इमरान खान सीनियर था, मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ आपको, उसके बाद उसको ले आए हैं 4-5 साल की पहले वो गैप के बाद वो खेला और वो भी मेरा ख्याल है कि आंखें बंद करके उसको लाए हैं। अगर मैंने पीछे एक रावलपिंडी का लड़का जिशान मलिक, उसने 200 रन की एक इनिंग खेली है फर्स्ट क्लास में, मैंने उसकी बैटिंग सारी देखी है। उसके खिलाफ ये राहत अली, इमरान खान सीनियर और ये जो पाकिस्तान मोहम्मद अब्बास बॉलिंग कर रहे थे और वहाँ पे इस टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले, इस दौरे से पहले मेरा जो यकीन था कि ये जो बॉलर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उस जिशान मलिक के मोस्टली जो रन थे वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग पे थे और ये पाकिस्तान जैसी विकेटों पे ये शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग कर रहे थे और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो 125-126 इनकी एवरेज स्पीड है, उस पर भी ये आधे विकेट से पीछे बॉलिंग कर रहे थे और वहाँ पे इनको कॉस्ट किया कि उस लड़के ने 240 रन कर दिए। तो आप उसी बॉलिंग लाइन को उठा के आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिला दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मैच जितवाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। इस तरह ये शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्टकट्स के जरिए आप कभी भी जो मतलूबा रिजल्ट होते हैं वो हासिल नहीं कर सकते। हम क्या इस वक्त अपनी क्रिकेट को ऐसे चला रहे हैं कि बस ये कर लेगा, ये भाई करने के लिए एक प्रॉपर उसकी बुनियाद होती है, उसकी तैयारी होती है, उसको तैयार किया जाता है। अब आप मूसा खान, नसीम शाह, इनको ब्लेम देंगे कि इन्होंने परफॉर्म नहीं करके दिखाया, आप एक्सपीरियंस बॉलर जो आपके थे वो छोड़ के चले जाते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट है किस सिमत में, मेरी समझ में नहीं आ रहा अरूफ। मैं बहुत हैरान हो रहा हूँ कि मैंने अपनी क्रिकेट को कहाँ पे देखा है, इस वक्त क्रिकेट कहाँ आ गई है। देखिए ये तो डेफिनेट जाएगी और नीचे जाएगी इससे भी, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को सही करना ही नहीं चाह रहे, आपका सिर्फ वाहिद मकसद पैसा कमाना और पैसे के पीछे भागना और नौकरियां देना और नौकरियां लेना है, तो फिर उसमें रिजल्ट यही निकलेंगे। आप दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप विजनरी लोग जो होते हैं, जिनको क्रिकेट का नॉलेज होता है, जिन्होंने डेवलपमेंट का काम किया होता है, आप उनको भगा दें, उनको आप रखें ही ना जिनको ज़रूरत नहीं है, और आप ऐसे लोगों को रखें जिनको नौकरियों की ज़रूरत है, जिनको पैसे की ज़रूरत है, आप उनको बार बार लेके आ जाएं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है उसमें ओब्लाइज हम नहीं कर रहे हैं, हमने क्रिकेट खिलानी है, पाकिस्तान की टीम को ऊपर लेके जाना है, इसलिए हम कम्पिटेटिव क्रिकेट लेके आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सारी की सारी जॉब वो ओब्लाइज की हुई है आपने। अब देखिए बुगार यूनुस को 4 दफ़ा चांस दे दिया आपने, आकिब जावेद को बार बार ले आते हैं आप, उसके बाद जो आपके दूसरे इंतजाम आ जाते हैं जो आगे पीछे कितने अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हारून रशीद, कई सारे लोग, ये सब के सब ओब्लाइज लोग हैं, इनको नौकरी की जरूरत है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको ओब्लाइज किया हुआ है। दूसरी तरफ आप हमारे प्राइम मिनिस्टर और सब लोग कह रहे हैं कि हम ओब्लाइज डिपार्टमेंट में हम ओब्लाइज नहीं करना चाहते, हम क्रिकेट फ्लोरिश करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो सिस्टम चला रहे हैं वो सारे ओब्लाइज हुए हुए हैं और जिनसे सिस्टम चलना आप उनको ओब्लाइज नहीं करना चाह रहे। तो मेरा इस डबल स्टैंडर्ड जब तक इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे आपकी क्रिकेट कभी भी प्रमोट नहीं हो सकेगी। टॉप ऑर्डर बैटिंग की मैं बात कर लेता हूं तो हमारी बैटिंग कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है, उस तरीके की परफॉर्मेंस जो है। अभी गुफ्तगू जारी है। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो ब्रिस्बेन में जारी टेस्ट मैच पे तो बात होगी ही, इसके साथ साथ हमारी बात होगी कई और सारे इश्यूज के ऊपर, जिसमें मिसबाह उल हक को हेड कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी और मिनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना दिया गया। एट द सेम टाइम डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म करके आपने पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को
जिस मुश्किल अंदाज से दो चार किया है वो तमाम की तमाम चीज़ें सब लोग और ये पूरी कौम देख रही है, क्योंकि खेल की दीवानी ये कौम क्रिकेट से बहुत ज़्यादा लगाव रखती है। और अब जिस तरीके के रिजल्ट सामने आ रहे हैं और जिस तरीके के फैसले सामने आ रहे हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद रातों रात छोड़ के चले जाते हैं और वजह ये बताई जाती है कि उनको कोई इख्तियार नहीं दिया गया। आप वसीम खान को आप इंपोर्ट करके ले आते हैं इंग्लैंड से। पाकिस्तान क्रिकेट किस सिमत में चल रही है, एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो इस पर बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ब्रिस्बेन में जारी पहला टेस्ट मैच हारती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 276 रन चाहिए पाकिस्तान को मजीद इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए और 7 विकेटें पाकिस्तान की बाकी हैं। आज सेकंड इनिंग में भी पाकिस्तान का कोलैप्स हो गया था, 10-12 रन पे पाकिस्तान के 3 आउट हो गए थे। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी शान मसूद और बाबर आजम ने दी है, लेकिन ये नाकाफी दिखाई दे रही है। जिस तरीके का ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक है और माहिरीन भी यही बात कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये टेस्ट मैच बचाने में कामयाब हो गई तो किसी मौजज़े से कम नहीं होगा। और जिस तरीके की ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज है बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है। रऊफ, वैसे मौजज़े से कम तो नहीं होगा अगर हम बात करते हैं अब्दुल रऊफ, अगर पाकिस्तान की टेस्ट मैच बचा जाए। देखिए, पाकिस्तान के पास पहली इनिंग में चांस डेफिनेटली था जब पाकिस्तान का 70 पे कोई आउट नहीं था, क्योंकि विकेट में इतना हार्डनेस नहीं था और उसमें इतने ज़्यादा गैप्स वगैरह नहीं थे। तो जैसे ही ये अब अगर पाकिस्तान उस पहले दिन 300 या 300 से ज़्यादा रन स्कोर कर जाता, 350 या 400 रन, तो पाकिस्तान के पास काफ़ी अच्छे चांसेस थे कि ऑस्ट्रेलियन टीम भी प्रेशराइज्ड होती और अगर उनको भी इक्वली पाकिस्तान आउट कर देता और तीसरी इनिंग में पाकिस्तान मैनेज कर सकता था। अब मसला ये हो चुका कि उस विकेट पे हार्डनेस आ चुकी है, ब्रेक हो चुका। आपने देखा होगा कि बॉल बहुत ज़्यादा फ्लाई होना शुरू हो गया। तो पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं उनमें मोस्टली फ्लाई बॉल जो हो रहा है, जो हार्ड विकेट है, उस सरफेस पे खेलने की पाकिस्तान के पास इतनी ज़्यादा तजर्बा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी स्ट्रगल करेगा और इस वक्त तो इनिंग की शिकस्त ही नज़र आ रही है मुझे। तो हमारी बॉलिंग को क्या हो गया? मैं फिर दोबारा से ये सवाल कर रहा हूँ। आप फास्ट बॉलर मेरे साथ खड़े हुए हैं, हमारी एक स्पेल करता था कोई भी बॉलर आके और उसके बाद वो 3-4 आउट करता था, टीम को बैकफुट पे ले आता था। अब आपसे 10 आउट नहीं हो रहे, आपसे 20 आउट करना तो एक आपके लिए ऐसा टारगेट बन गया है। जो कंट्री फास्ट बॉलर्स पैदा करती थी, प्रोड्यूस करती थी, क्या हुआ क्या है? ये मिसबाहुल हक ने जो दरमियान में आपने बात की थी कि स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया, उसने भी फास्ट बॉलर कम किए। डेफिनेट, क्योंकि जिस तरह का आपका माइंडसेट होता है आपकी पूरी नेशन उसी थ्योरी पे चलती है। और आपके जो पिछले 5 या 10 साल से जो सीरीज़ आपकी अबू धाबी या दुबई या यूएई वगैरह में हो रही हैं, तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनका माइंडसेट चेंज हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की जो ज़मीन हमेशा से फास्ट बॉलर्स के लिए जरखेज़ रही है। और माजी में फजल महमूद से लेकर इमरान खान, वसीम अकरम और शोएब अख्तर तक पाकिस्तान के पास हमेशा तेज़ गेंदबाज रहे हैं। मगर सडनली कि जब पाकिस्तान 7-8 साल से स्ट्रगल करना शुरू हुआ, विकेटें फ्लैट थी दुबई अबू धाबी में, तो कोई ऐसा चार्मिंग फास्ट बॉलर पाकिस्तान के पास नहीं आया जिसको देखकर जो यंगस्टर्स हैं वो भी उसको उसी प्रोफेशन को अडॉप्ट करते और उसको आइडियालॉजिकल उसी बेसिस पे चलते। मगर अब क्योंकि स्पिनर्स और सबसे बड़ा मसला ये है कि स्पिनर्स भी उस तरह डेवलप नहीं हुए, क्योंकि स्पिनर्स ने पाकिस्तान को यूएई और दुबई में सीरीज़ वगैरह जितवाई हैं, मगर उस लेवल के स्पिनर्स भी पाकिस्तान को दोबारा नहीं मिले जो कि किसी भी दूसरी टीम को वो मुश्किलात से दोचार करें। अब आपके पास स्पिनर्स भी ऑर्डिनरी हैं और फास्ट बॉलर्स की ये हालत है कि आपको 5-5 साल के बाद दोबारा उठा के उन्हीं फास्ट बॉलर्स को लाना पड़ता है। तो अगेन मैं एक दफ़ा फिर बात करूंगा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक है उसको जब दूसरे मालिक स्ट्रेटजीज बना रहे थे अपनी टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट को स्टैब्लिश करने की, तो इन्होंने एक ऑल आउट, जब एक 20 जो क्रिकेट है उसने बहुत ज़्यादा जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, उसको इम्प्रेस करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान की सारी यूथ इसी तरह की क्रिकेट में की रेस में शामिल हो गई। तो एंड ऑफ द डे उसने आपको मुश्किलात का शिकार करना ही था, जो मुश्किलात अभी आपको नज़र आ रही हैं। जिस तरह कि आपने कहा कि कोई 10 विकेट लेने वाला बॉलर नहीं है, कोई 10-15 ओवर का स्पेल करने वाला बॉलर नहीं है, एक खूबसूरत लाइन एंड लेंथ होती थी आगे पिच करने वाला बॉलर आपके पास नहीं है। तो ये वही चीज़ें हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पीछे 8-10 साल में एड्रेस देखना चाहिए था और उसकी प्लानिंग करनी चाहिए थी। मगर अब जिस तरह के हमारा जो रूटीन है कि बैठे हुए अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं और उनको उस तरह की परवाह नहीं है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो कहाँ पे जा रही है, तो उसके रिजल्ट अब सामने आ रहे हैं। और मिसबाहुल हक को जो आपने इतनी सारी जिम्मेदारियां दे दी हैं, मिनी क्रिकेट बोर्ड बना दिया है आपने, वो आपके हेड कोच भी हैं, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी है, बैटिंग कंसल्टेंट भी हैं,
ये कैसा डिसीजन आपको लगा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अब वो जो डिसीजन है लोग बात कर रहे हैं वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों को खिला रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि अपने दोस्तों को खिला रहे हैं, तो आप जब इतने इख्तियार दे देंगे, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो यही रिजल्ट आने। बिल्कुल 100%, क्योंकि जो इंसान है वो गलती का पुतला है। आप कभी भी किसी भी इंसान को किसी भी लेवल पर इख्तियार वगैरह देंगे, वन मैन शो बना देंगे, तो इस तरह की गलतियां तो करेगा। अब जिस तरह की गलतियां सामने आ रही हैं कि आपके, अब आप खुद मैंने देखा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेशनल एकेडमी है उसमें उसका जो स्टाफ है वो खुद रो रहा है इस बात पे कि जो हमारे कोचेज़ हैं जिनको हमने 10-10, 12-12 साल से ग्रूम किया उनको सडनली साइडलाइन पे कर दिया गया और एक ऐसे लोगों को कोचिंग पैनल में शामिल कर दिया गया जिनको बिल्कुल 0/0 एक्सपीरियंस है, जो इसी सीज़न से पहले, इस साल से पहले वो क्रिकेट खेल रहे थे, उनको बिल्कुल नहीं पता कि किस बॉलर को या किस बच्चे को किस तरह गाइड करना। सडनली उनको नोवेयर से उठा के आपने पाकिस्तान की डोमेस्टिक की जो हाईएस्ट कंपटीशन है फर्स्ट क्लास लेवल, उस पर आपने कोचेस वगैरह लगा दिया। तो जब आप वन मैन शो इख्तियारात देंगे किसी भी बंदे को, तो फिर इस तरह की गलतियां, तो इन चीज़ों के लिए तो आपको तैयार रहना चाहिए। और ये अगर ये तो मेरा ख्याल है कि इतने बड़े ब्लंडर्स हैं कि इनका खमियाजा पाकिस्तान को आगे 10 साल में भुगतना पड़ेगा कि ये जो आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है, ये आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है टेस्ट क्रिकेट के बाद, इस पर आपकी सारी बेस बुनियाद खड़ी है आपकी क्रिकेट की। अगर आप उस पर भी नातजर्बाकार लोगों को ओबलाइज करेंगे, अपने रिलेटिव्स वगैरह को, अपने दोस्तों को, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे पाकिस्तान टीम से कि वो किस किस्म के रिजल्ट देगी। लेकिन मिसबाह-उल हक ने अभी रिसेंटली क्रिकेट खेली है, ये कई सारे क्रिकेटर्स उनकी कैप्टनशिप में खेल रहे थे। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सरफराज अहमद अगर T20 में उसने नंबर 1 टीम बना के रखा था, ठीक है चलो आप टेस्ट में कहते हैं कि ठीक है हम नया कप्तान लेके आ रहे हैं, लेकिन आप जरा देखें तो सही, T20 में एक शख्स ने अपनी लीडरशिप में नंबर 1 बना के रखा जब से खेला, और आपने वो भी चेंज कर दिया। तो इसका मकसद है कि आप सिर्फ पसंद ना पसंद चलेगी। और ये सरफराज को हटाने का डिसीजन कैसा लगा आपको? देखिए, जो कैप्टन वगैरह हैं वो आते जाते रहते हैं, मगर उस बात ये है कि आपका सिस्टम क्या है, आपने सिस्टम को किस तरीके से बनाया हुआ कि आप हमेशा, मैंने आज नहीं बल्कि पिछले 20-25 साल से देख रहा हूँ कि एक कैप्टन हट जाता तो पूरा पाकिस्तान शोर करना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं है दूसरे कैप्टन की, उन्होंने तैयार ही नहीं किया होता, क्योंकि आपकी सारी की सारा जो फोकस होता है वो इंटरनेशनल या टेस्ट क्रिकेट पर होता है, तो सबको वही नज़र आ रहा होता है। जो आपके नीचे अंडर 19 लेवल होती है, अंडर 16 है, पाकिस्तान की ये टीम्स हैं, पाकिस्तान की अकेडमीज़ की टीम है, तो उन पर किसी की नज़र नहीं होती मीडिया वगैरह की, तो उसमें ये फिर ये लोगों को अप्लाइज करना शुरू कर देते हैं कि जिसकी कुछ सिफारिश है, जो किसी का रिश्तेदार है या किसी कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का, उसको पाकिस्तान की ए टीम, पाकिस्तान की अंडर 19 या पाकिस्तान की जूनियर टीम के साथ उसको कैप्टन लगाकर भेज देते हैं। तो इस तरह से जो वो एक कैप्टनसी की जो तैयारी का मरल है वो रुक जाता है, तो वो डिस्टर्ब होता है। तो उसके बाद फिर जब आप पाकिस्तान की नेशनल टीम का कैप्टन चेंज करते हैं, क्योंकि नीचे रिप्लेसमेंट नहीं होती, तो इस वजह से फिर सारे का सारा नज़ला आपके क्रिकेट बोर्ड पर दोबारा गिरता है कि भाई आपने तैयार क्यों नहीं किया। अभी आपके सामने एग्जांपल है कि जो जिस तरह के स्मिथ थे, जो उनके ऊपर जो जिस तरह का वो केस हुआ और उनको साइडलाइन होना पड़ा, तो एक बहुत ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था कि उनके 3 जो मेजर प्लेयर्स थे, वार्नर, स्मिथ, और वो साइडलाइन हो गए। मगर आपने देखा कि उनको, क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा उन्होंने बेहतरीन बनाया हुआ नीचे से लेके, कि उन्होंने टीम पेन को तैयार किया हुआ था, उसके बाद एक और थे उनके जूनियर लेवल पे एक टीम के साथ वो बदकिस्मती से लंबा नहीं खेल सके, मगर वो कैप्टनसी के लिए तैयार थे बिल्कुल। तो इस तरह उनके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, मगर हमारे पास तो बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं होता कि हम एक को हटाते हैं तो फिर हमारे पास बिल्कुल वो अगर ओपनर निकाल दें पीछे ओपनर नहीं है, अगर फास्ट बॉलर एक निकाल दें तो फास्ट बॉलर नहीं है, अगर स्पिनर निकाल दें स्पिनर नहीं है, और अगर कैप्टन निकाल दें तो कैप्टन नहीं है। तो इस तरीके से तो नहीं सिस्टम चलेगा। फिर आप देखें कि अभी जूनियर की खबरें आ रही हैं कि मिसबाह-उल हक का बेटे साहब अच्छे प्लेयर होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो सिलेक्ट हो गए। अजहर अली पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं, उनके बच्चे भी सिलेक्ट हो गए। अकरम रजा के बच्चा सिलेक्ट हो रहा है। यानी कि जो लोग इस वक्त देखें ना, जो आपने अपने बात की कि जो कोचेज लगे हुए थे, आप सारे नए कोचेज ले आए और उन पे फिक्सिंग के भी चार्ज हैं, उन पे जो है जो आए हैं उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट में उन पे फिक्सिंग के भी चार्जेस दिखाई देते हैं। आपने उनको लाके लगा दिया। जब 5 लाख रुपए देने की बारी आई, आप पसंद के लोग ले आए। जब 1 लाख रुपए देते थे तो जो रगड़ा खा रहे थे उनको आप खाने दे रहे थे। जब सिस्टम में ये हाल होगा कि बच्चे उन्हीं लोगों के सिलेक्ट हो रहे होंगे कि जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता हैं, तो फिर यही होना है जो हो रहा है यहाँ ब्रिस्बेन में। देखिए, मैं अपनी बात नहीं करता, मगर मुझे साइडलाइन क्यों कर दिया गया उसकी सबसे पूरा पाकिस्तान जानता है कि उसकी एक ही वजह है कि ना मुझे कोई फ़ोन कर सकता है, ना मुझे कोई फोर्स कर सकता है, और ना मुझसे कोई अपना बच्चा या अपना रिलेटिव या कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते तो रुकवाना तो बहुत दूर की बात है।
मैंने 1-2 जगह पे ट्रायल्स लिए, मैं इसी आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी कि वहाँ पर 10 से 15 लड़के जो फाइनल सेटअप में आखिर में आए, उनमें से 15 में से 10 लड़के तो उन लोगों के बच्चे थे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजिम थे, और मैंने तो कोई भी नहीं रखा उनमें से। तो अब मसला ये कि जब आप किसी को नौकरी देंगे, जब आपको अब मैं अगर फ़र्ज़ किया मिसबा को एप्लीकेशन देता हूँ, मुझसे सारा पाकिस्तान पूछता है कि आपकी एजुकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है सारा, आप एप्लीकेशन क्यों नहीं देते कोचिंग के लिए? ठीक है, मैं क्यों दूंगा? अगर मैं फ़र्ज़ किया अगर मैं एप्लीकेशन देता हूँ मिसबा को या हारून रशीद को या किसी भी आदमी को, तो कल तो वो मुझसे अपना रिश्तेदार या अपना बच्चा रखवाएंगे, मुझे फोर्स करेंगे भाई इसको भी रखो। तो मैं तो इस सिस्टम में आना ही नहीं चाहता। कोई भी साफ आदमी किसी जो जिसका क्लियर सिस्टम जो रिकॉर्ड है या स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है, वो कभी भी सिस्टम में नहीं आएगा। देखिए जिस तरह की आपने बात की कि इनके बच्चे आ गए हैं, ये फोर्स करते हैं। जब आप किसी को जॉब देंगे तो उसमें ना करने की या रिफ्यूज़ करने की सख्त ही बाकी नहीं रहेगी। तो फिर इसी तरह होगी कि जिस तरह सेंट्रल पंजाब की टीम बनी है अंडर 16 की, तो उसमें जो टॉप ऑफिशियल हैं 6-7 बच्चे हैं उनके, जो उसमें टेस्ट क्रिकेटर्स या आपके इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, और आपके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजिम हैं, उनके 7-8 बच्चे सेंट्रल पंजाब की टीम में सिलेक्ट हो गए हैं। तो मुझको बताएं कि सेंट्रल पंजाब, आपकी पूरे पंजाब की आबादी इस वक्त फ्लोरिश कर रही है, वो 6-7 करोड़ से ज़्यादा है। तो 6-7 करोड़ में अगर आप अंडर 16 लेवल में इस तरह की दौंस और धांधली चलाएंगे तो फिर टैलेंट किधर आएगा? फिर आप जो यूथ है, जो बच्चे हैं छोटे, जो सीखने वाले, जो कल हमारा फ्यूचर बनने को तैयार थे, वो किधर जाएंगे? हम उनको किस खाते में रखेंगे? वो कब पाकिस्तान के लिए खेलेंगे? चाहे उनमें जितना भी नेचुरल टैलेंट हो, मगर आपने सेलेक्ट तो उन्हीं को करना है जिनके पीछे रिसोर्सेज या सिफारिश है। तो फिर अगर आप छोटे बच्चों के साथ इस तरह कर रहे हैं तो आपका जो बड़ा सिस्टम है वो तो फिर कोलैप्स की तरफ जा रहा है। बिल्कुल, छोटा सिस्टम, जहां बच्चे सिलेक्ट हो रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, वहां कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, जिसको चाहो खिला दो। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी इतने सारे सवालात दिखाई देते हैं। कई सारे खिलाड़ी बेरोजगार हो गए, कई लोग जो हैं वो बाइकिया बने हुए दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अंडर 19 की सतह पर रिप्रेजेंट किया। नौकरियां खत्म हो गई खिलाड़ियों की, बेरोजगार हो गए। एक ही इंटरटेनमेंट है क्रिकेट की सूरत में इस मुल्क में, वो भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह इस वक्त हमारी क्रिकेट बैकफुट पे दिखाई दे रही है, कहीं से भी फ्रंट फुट पे आके खेलती हुई दिखाई नहीं दे रही। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ तो अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट एनालिस्ट अब्दुल रऊफ मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है, जो कोचिंग का भी एक ऐसा तजुर्बा रखते हैं कि बच्चों को ऑब्लाइज करना है, इन्होंने जो है वो शुरू से काम किया हुआ है। एक बड़े स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से भी वाबस्ता रहे। पाकिस्तान के लिए उस दौर में क्रिकेट खेली जब पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग लाइनअप सारी दुनिया के अंदर जो है वो नंबर 1 हुआ करता था। उस जमाने में टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेली, और अब अफसुर्दा दिखाई देते हैं जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। रऊफ, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये डोमेस्टिक क्रिकेट में जो हमने डिपार्टमेंट्स का रोल खत्म किया है, अब तो खैर गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग हुई है, कहीं ना कहीं इस सिलसिले में दोबारा से रीथिंक कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन ये क्या फैसला था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोलैप्स की क्रिकेट हमारी? देखिए बेसिकली ये आइडिया हमारे जो काफ़ी अरसे से डिस्कस था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हाईली ऑफिशियल्स हैं, और उसको अमली जामा पाकिस्तान के कैप्टन जो साबिक कप्तान और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, उन्होंने बना दिया कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को उन्होंने सडनली निकाल दिया, और उन्होंने कहा कि रीजनल सेटअप आना चाहिए, प्रोविंशियल सेटअप आना चाहिए, और हम सिस्टम को ऑस्ट्रेलियन तर्ज पर चलाएँगे। अब इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान की और ऑस्ट्रेलिया की या यूरोपियन कंट्रीज़ की ग्राउंड रियलिटीज़ टोटली डिफरेंट है। पाकिस्तान अब देखें जिन कंट्री के साथ आप मुआवजा कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो एक वेलफेयर स्टेट है। वो हर जो भी वहाँ पे बच्चा पैदा होता है या जो भी यूथ होती है उसको पालना, उसको रोज़गार देना, उसको एजुकेशन देना, उसको मेडिकल देना, वो स्टेट की जिम्मेदारी है। उसके बाद जब ये स्टेट अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ पूरी करती है तो उसके बाद वो अपनी मर्जी के सिस्टम बना सकती है, और उसमें भी उन्होंने मोस्टली ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जिसमें उनके जो मैक्सिमम प्लेयर्स हैं वो उस सिस्टम में एडजस्ट हो जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की आबादी आपकी 3 या 4 करोड़ की आबादी है, उसमें टोटल 6 टीमें हैं। आपने एक 24 करोड़ की आबादी वाले मुल्क की 6 टीमें बना दी, ठीक है। अब देखेंगे मुझे अगर आपने ऑस्ट्रेलिया सिस्टम पे चलना है तो आपको जो कराची की 3 करोड़ की आबादी है या पंजाब की जो 10 करोड़ की आबादी है, आप फिर पंजाब की ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से अगर ऑस्ट्रेलिया की 4 करोड़ की आबादी की 6 टीमें हैं तो आपको पंजाब की 8 करोड़ की आबादी की 12 टीमें बनानी चाहिए, और कराची की 4 करोड़ की आबादी की 6 टीमें बनानी चाहिए। अब हो गया रहा है कि पूरे पंजाब की एक टीम है, और जो 8 करोड़ का पंजाब है उसकी एक टीम है, जो 4 करोड़ का सिंध है उसकी भी एक टीम है, और आप बात ऑस्ट्रेलिया की कर रहे हैं। और उसके बाद आपका जो आप सबसे बड़ा मसला मारा गया कि हम वेलफेयर स्टेट नहीं है।
हम यूथ को ना एजुकेशन देते हैं, हम यूथ को ना रोज़गार देते हैं, हम यूथ को ना मेडिकल देते हैं, हम यूथ को तालीम नहीं देते, हम यूथ को अभी तक कोई भी फैसिलिटी देने से में मुकम्मल तौर पर पिछले 70 साल में नाकाम है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ा इस पे मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को सही तरीके से किसी ने गाइड नहीं किया। इन्होंने उनके साथ सरसरी बातें की। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग बैठे हुए थे, नौकरियां, बस बिल्कुल नौकरियां बचाने के लिए। अब उनको बताना ये चाहिए था कि एक तो हमारे पास रोज़गार नहीं है किसी के पास भी, बच्चे के पास। दूसरा, हमारी आबादी ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, हमारे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, हमारा जो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो हमारा ये है कि हमारी जो बाकी पूरी स्पोर्ट्स है। अब अगर आप ऑस्ट्रेलियन कल्चर में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो 3-4 करोड़ की आबादी के लिए 50 ऐसी गेमें हैं जिनका बहुत बड़ा फ्यूचर है। वहाँ पे फुटबॉल का फ्यूचर है, वहाँ पे उन्होंने अपनी बहुत बड़ी आबादी को फुटबॉल, रग्बी है, उसके बाद टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, जितनी भी दुनिया की हॉकी है, एथलेटिक्स है, उसके बाद स्क्वाश है, टेनिस है और क्रिकेट है, जितनी भी दुनिया की टॉप की गेम्स उनको उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अगर किसी बच्चे का दिल कर रहा है क्रिकेट खेलने का, वो क्रिकेट खेलेगा। अगर हॉकी का है, वो हॉकी में भी उसको वही फैसिलिटीज मिलेंगी, वही जॉब मिलेगी, वही पैसा मिलेगा। टेनिस में भी वही चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे हमारे पास क्या, आप देखें, हमारे पास आबादी ऑस्ट्रेलिया से 6 गुना ज़्यादा है, 24 करोड़ हमारी आबादी है। हमारे पास सिर्फ एक गेम का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी है, वो है क्रिकेट। बाकी हमने टोटल जितनी हम स्क्वाश, बिल्कुल हम 30 साल स्क्वाश में वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, उसका हमारा टोटल नेटवर्क खत्म हो चुका है। हम हॉकी में 3 वर्ल्ड कप जीते हुए, हमारा हॉकी का बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे से बिल्कुल 0/0 पे चला गया। हमारा कबड्डी का फंड दुनिया में टॉप पे था, हम उसमें बिल्कुल फ्लैट आउट हो गए हैं। ठीक है, रेसलिंग 0 हो गई है। हमारे पास फुटबॉल का फ्यूचर ही नहीं है। अब रह से है कि आपके पास सिर्फ 24 करोड़ की आबादी के लिए एक गेम रह गई थी जिसमें कुछ बच्चे आते थे जो अपना फ्यूचर बनाने के लिए कि उनको रोज़गार डिपार्टमेंट की सूरत में या किसी और सूरत में मिल जाता था, इंग्लैंड जाने की सूरत में। अब आपने वो भी अगर बंद कर दिया तो मुझको बताएं कि आप इतनी बड़ी जो यूथ है उसको आप कहाँ पे डालेंगे? आपके पास किसी गेम का स्ट्रक्चर नहीं है। आपके वो क्या करेंगे? वो नशा करेंगे, वो जो दूसरी जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनमें स्नैचिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, स्ट्रीट क्राइम्स बेतहाशा फैल गए हैं। उसके बाद ये जो आइस नशा है जो स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में आगे पीछे है, ये कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो इन चीज़ों को अब दुनिया के कई तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक हैं या यूरोप है, उनमें तजर्बा किया गया कि बच्चों को नेगेटिव सरगर्मियों से निकालने के लिए और सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए उनको स्पोर्ट्स में लाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा गेमिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए इन्वायरमेंट फ्राहम करें, उनके लिए ग्राउंड दें, उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज़ फ्राहम करें और उनको रोज़गार दें स्पोर्ट्स में से। मगर यहाँ पे अगर आप एक चलता हुआ रोज़गार भी ख़त्म कर देंगे तो फिर क्या कह सकते हैं उसके बारे में? रिजल्ट आपके सामने है। देखिए ना, हमारे यहाँ तो एक बच्चा बैट नहीं खरीद सकता है, जितना महंगा बैट हो गया। गुर्बत और ज़्यादातर लड़के गरीब घरानों से आते हैं और वो पढ़ते भी नहीं है। जो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं कि वो क्रिकेट में आ गए तो उन्होंने तालीम भी हासिल नहीं की कि चलो अगर वो क्रिकेट से हटते हैं तो कोई और रोज़गार जो है वो हासिल कर लेंगे और अपना घर चला लेंगे। उनके पास ये भी फैसिलिटी नहीं है क्योंकि उन्होंने तालीम हासिल नहीं की, उनको फोकस सिर्फ क्रिकेट में था। माँ बाप ने भी इसलिए खेलने दिया कि चलो कुछ एक रोज़गार तो मिल ही जाएगा, अगर पाकिस्तान नहीं खेला तो डिपार्टमेंट मिल जाएगा। ये जो हमारी जो ये यूथ है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को चलाती थी, अमीर घरानों से आए कितने हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, सारे गरीब घरानों के बच्चों ने आके जो है वो संभाली है पाकिस्तान क्रिकेट को। तो आपने जो है वो उनको ना इधर का छोड़ा है ना उधर का छोड़ा है, आपने एक ऐसा उनके लिए मैदान बना दिया है कि जहां वो चल भी नहीं सकते। बिल्कुल, देखिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड दुनिया में बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जितना स्पोर्ट्स का वर्ल्ड वाइड बजट है वो हमारे टोटल जो बजट है उससे कहीं ज़्यादा एक्सीड कर चुका है। उसका मेन मकसद यही है स्पोर्ट्स को फ्लरिश करने का कि ज़्यादा से ज़्यादा ये यंगस्टर्स हैं उनको मनफी सरगर्मियों से निकाल के पॉजिटिव वेज में लाया जाए, उनकी ग्रूमिंग की जाए, उनको रोज़गार दिया जाए ताकि वो जो एक बड़ी यूथ को बचाया जा सके। मगर आपने तो उनके लिए उनका चलता चलाया रोज़गार ही बंद कर दिया। अब जो स्पोर्ट्समैन होता है, स्पोर्ट्समैन की एक साइकी होती है, पूरी दुनिया के जो स्पोर्ट्समैन हैं उनकी साइकी है। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे या टॉप एक अपने ही कंट्री का कोई टॉप लेवल का एथलीट आप बनना चाह रहे हो तो आपको उसके लिए प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है, आपको टाइम की ज़रूरत होती है, आपको सुबह 3-4 घंटे ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, आपको शाम को 3-4 घंटे की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। उसके बाद फिर आपको खुराक की, डाइट की ज़रूरत होती है, फिर आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है। अब ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप एथलीट तैयार कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल के लिए
कम्पीट करने के लिए या अपने ही कंट्री में टॉप लेवल का कंपटीशन जीतने के लिए एथलीट तैयार कर रहे हो, और वो साइड पे जाके जॉब भी उसी दिन जाके वो मजदूरी भी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हो। अच्छा, उसको तो हर सूरत में दिन में 6 या 7 घंटे हर सूरत चाहिए उसको अपनी ग्राउंड में अपना एक्टिविटी करने के लिए, और उसके बाद जब 6-7 घंटे में वो वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हुआ होगा अंदर से, उसको रेस्ट के लिए 6-8-10 घंटे चाहिए। ये पूरी एक वर्ल्ड वाइड प्रोग्रामिंग है, डॉक्टर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने, जो मेडिकल साइंस है उसने पूरी एक प्रोग्राम इस पर बनाया हुआ है कि एक एथलीट के लिए इतने घंटे की ट्रेनिंग, इस तरह की डाइट और इतनी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं, आप दुनिया से कट नहीं सकते। आप हम देखें ना, हम सुपरमैन तो नहीं है, ना हम टार्जन हैं कि हम 8 घंटे ग्राउंड में भी भागें, अपना तैयारी भी करें कि हम इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए, उसके बाद हम जाके काम भी करें फैक्ट्रियों में या हम जाके ऑफिस में जॉब भी करें। तो उसके बाद हम सोएंगे कब? क्योंकि आपका अगर 8-9 बजे सुबह ऑफिस लगता है तो आपको 6 बजे तो घर से निकलना पड़ेगा। आप शाम को अगर आपको और दूसरा आपको यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना पड़ता है। आपके बच्चे होते हैं, आपके ख़ानदान के रिश्तेदार होते हैं, आपका पूरा कबीला होता है आपके साथ, आपको उनका भी टेक केयर करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि मेरी समझ से तो ये विजन टोटली बाहर है। अब कोई एक सजेशन जो इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देने, क्योंकि एक ही खेल रह गए, हमने सारे हॉकी ख़त्म कर दी, जैसे आपने बताया स्क्वॉश हमने ख़त्म कर दी, अभी हमारे एक वर्ल्ड चैम्पियन बन गया स्नूकर में, मोहम्मद आसिफ जीतने में कामयाब हो गया, फैसलाबाद का खिलाड़ी, लेकिन कहीं से कोई पजीराई नहीं है, कोई एहसास ही नहीं है कि किसी ने कोई वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है। कुछ एक पैगाम छोटा सा ज़रूर मैं आपका चाहूँगा कि इस क्रिकेट के लिए जो आप बेहतरी के लिए दे सकते हो। देखिए, बेहतरी के लिए जब तक आप क्लब क्रिकेट को दोबारा प्रमोट नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट में बेहतरी नहीं आ सकती। जब तक आप लोगों को रोज़गार नहीं देंगे, आपकी बेहतरी नहीं आ सकती। जो लोग क्रिकेट के ऊपर बैठ के बातें कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटीज़ का बिल्कुल इल्म नहीं है, उनको पता नहीं ग्रास रूट पे क्या हो रहा है। मुझे मालूम है, 20-25 साल से हम अपना क्लब चला रहे हैं, हमारा सिस्टम चल रहा है, मैंने पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल किया हुआ है, सिंध से लेके कश्मीर से लेके कोयटा से लेके KPK तक, पंजाब का एक एक गाँव मैंने देखा हुआ है। जितने वहाँ पे नेट या जितने क्लब वगैरह वहाँ पे चल रहे थे सारे बंद हो चुके हैं, क्योंकि एक आपकी पहले रीजन में आपके पास चांस होता था, डिपार्टमेंट में चांस होता था, जॉब की अपॉर्चुनिटी होती थी, आपकी कोशिश होती थी कि आपको कहीं ना कहीं रोज़गार मिल जाएगा। मगर आप जब पूरे 10 करोड़ की आबादी में से एक टीम निकालेंगे पंजाब की, तो नीचे तो सारा उसके सारा फ्लैट आउट हो जाएगा। आपकी जब क्लब क्रिकेट, इसी वजह से कोई क्लबों में आता ही नहीं है बच्चा, क्योंकि उनको पता है कि हमारा चांस ही नहीं है। जो ऑलरेडी पंजाब की टीम में खेल रहे हैं 10-12 साल तो यही खेलेंगे, क्योंकि मोस्टली इंटरनेशनल प्लेयर हैं और ऑलरेडी इस्टेब्लिश क्रिकेटर्स हैं। तो हमारा तो चांस ही नहीं है, तो वो फिर दूसरे कामों पे लग जाते हैं, वो अपना दूसरा मजदूरी वगैरह या जो भी काम है वो शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़े टैलेंट की हौसला शिकनी हो रही है। आप मेहरबानी करें कि अपना ये आपने और बेशुमार डिसीजन अपने रिवाइज़ किए हैं, यू टर्न लिए हैं उन पर, तो ये एक ऐसा यू टर्न होगा जिसमें हज़ारों लाखों लोग आपको दुआएं देंगे, उनका इससे रोज़गार वाबस्ता होगा, लोगों को तहरीक मिलेगी, आपका स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको फ़रोग मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है वो मनफी सरगर्मियों से निकल के वो मुस्बत वेज की तरफ आएगी और आपको दुआएं देगी। थैंक यू वेरी मच अब्दुल रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, बहुत शुक्रिया। लाहौर से स्पेशल प्रोग्राम था मेट्रो 1 न्यूज़ का, आपने देख लिया होगा। हमने फॉरन टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ से गुफ्तगू की और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वही कही कि इस वक्त जहां इतने सारे, मैं एक आखिरी बात इनकी रिपीट करते हुए प्रोग्राम ख़त्म करूँगा कि जहां इतने सारे यू टर्न हुए, वहाँ ये एक यू टर्न ऐसा होगा कि जो लाखों लोगों की दुआएं का सबब भी बनेगा। और सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, डिपार्टमेंट का रोल होना चाहिए, बल्कि दीगर खेलों को भी आपने उठाना है। हॉकी की टीमें बंद हो चुकी हैं डिपार्टमेंट्स की, स्क्वॉश के खिलाड़ियों को जॉब नहीं मिलती, तो इन तमाम खिलाड़ियों को दोबारा से जॉब्स देके पाकिस्तान एक मरतबा फिर खेल के मैदान में अपना नाम कमा सकता है, बना सकता है। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ लाहौर से चाहेगा इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।